सुर्खियों में। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सुर्खियों में। मध्य प्रदेश के लिए, भोपाल के लिए बेहद गर्व की बात कि यहाँ 30 सितंबर को पहली बार एयर शो होने वाला है। जी हाँ, देश का हृदय स्थल मध्य प्रदेश और यहाँ की राजधानी भोपाल में 91वें एयरफोर्स डे पर भोजताल के खुले आसमान पर वायुवीरों के हवाई करतब देखने का मौका हम सबको मिलने वाला है। सुखोई में कई लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भोपाल के आसमान पर अपनी गर्जना और कलाबाजियों से भारतीय वायुसेना की ताकत को दर्शाएंगे। और इसी बारे में विस्तार से बात करने के लिए हमारे बीच आज आकाशवाणी के स्टूडियो में मौजूद हैं एयर मार्शल विभास पांडे, AVSM VSM एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ मेंटेनेंस कमांड। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। बड़ी शान से चले, अभिमान से चले, अपनी तो बस यही पहचान है। ये आसमां है मेरा, ये आसमां है मेरा। भोपाल में 30 सितंबर को होने वाले एयर शो और एयरफोर्स डे के उपलक्ष्य में इंडियन एयरफोर्स की बढ़ती ताकत पर आज बात करेंगे हम सुर्खियों में। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, भोपाल में पहली बार एयर शो होने जा रहा है, भोपाल ही क्यों? भोपाल का चयन कैसे हुआ? देखिए, पहले तो जब भी एयरफोर्स परेड के दौरान हम एयर शो करते थे, हम जनरली इसको दिल्ली में ही आयोजित करते थे। पर ऐसा हमें एहसास हुआ कि हमारी जो आउटरीच है आम जनता के प्रति वो थोड़ी लिमिटेड है, और इसके कारण पिछले साल से यह निर्णय हुआ कि हम देश के विभिन्न भागों में जाकर के एयर शो करेंगे, ताकि सामान्य जनता के वायुसेना के प्रति रुझान जागृत हो सके, और साथ ही उनको यह भी पता चल सके कि भारतीय वायुसेना की काबिलियत क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, ताकि उनको हमारे ऊपर यह विश्वास हो कि समय पड़ने पर हम उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। बिल्कुल, और हर साल एयर शो को लेकर आम लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है, दर्शकों में खासा उत्साह रहता है इसको लेकर, और लोग बेसब्री से इसका इंतज़ार करते हैं। ऐसे में भोपाल में जब एयर शो होने जा रहा है, तो क्या टारगेट ऑडियंस है? कौन वो लोग होंगे जो शामिल होंगे स्पेक्टेटर के तौर पे? खास तौर पर युवाओं से हम किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं जो देखने आएंगे ये एयर शो? आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारा प्राइमरी टारगेट ऑडियंस युवा ही हैं, और हम युवाओं में भारतीय वायुसेना के प्रति एक जागरूकता और एक रुझान जागृत करना चाहते हैं, ताकि हमें अच्छे से अच्छे उम्मीदवार जो हैं भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने के लिए तत्पर हों, उद्धृत हों, और उससे हम सिर्फ न वायुसेना का फ़ायदा होगा बल्कि देश का भी फ़ायदा होगा, अगर हमें कर्मठ और जागरूक और तत्पर नागरिकों की सेवा प्राप्त हो सके। पिछले साल जैसे आपको पता होगा, हमने ये वायु शो चंडीगढ़ में आयोजित किया था, सुखना लेक के ऊपर। भोपाल भी कुछ ऐसा ही दृश्य प्रस्तुत करता है, बड़ा ताल के रूप में, जहाँ पर चारों तरफ नागरिक इकट्ठा होकर के इस शो को देख सकते हैं। तो दिस वाज द प्राइमरी रीज़न कि हमने भोपाल को चूज़ किया, जहाँ पर एक आप ऐसा मंच प्रस्तुत कर सकते हैं जहाँ से ज़्यादा लोग एकत्रित होकर के इस डिस्प्ले का फ़ायदा उठा सकें, इससे आनंदित हो सकें, और जो रोमांचक करतब हमारे वायुसैनिक प्रस्तुत करेंगे उनको देख सकें। बिल्कुल, और हम सब भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं 30 सितंबर का कि कब ये दिन आए और भोजताल के ऊपर खुले आसमान पर हम वायुवीरों को अलग अलग वायु विमानों से करतब करते हुए देख सके। सिर्फ 30 सितंबर का ही दिन नहीं है, हमारे जो अभ्यास हैं वो 26 सितंबर से चालू होंगे जी। तो 26, 27, 28 और 30 सितंबर ये 4 दिन हैं जब आकर के लोग इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल, तो 26 से 30 सितंबर, और वाकई में ये दिन जो है ये मध्य प्रदेश के लिए, भोपाल के लिए, भोपाल वासियों के लिए ख़ास तौर पर गर्व करने वाले हैं कि हमारे यहाँ भोजताल के खुले आसमान पर एयर शो होने जा रहा है। किसी दूसरे शहर में जब एयर शो जैसा एक बड़ा आयोजन हो तो कुछ चुनौतियाँ भी आती ही होंगी। ऐसे में राज्य का, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, स्टेट मशीनरी का हम कहें तो किस तरह का सहयोग आपको यहाँ पर मिला? मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमको पूरा सहयोग मिला, और हमें कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि हमको इस कार्यक्रम को आयोजित करने में किसी तरह की किसी परेशानी की अनुभव हुई। हम जिस भी डिपार्टमेंट के पास गए, जिस भी मिनिस्ट्री के पास गए और उनसे जो भी सहयोग मांगा, उन्होंने दोनों हाथों से हमारा स्वागत किया और अपना पूर्ण सहयोग दिया, और इसके लिए हम
स्टेट मशीनरी की, स्टेट फंक्शनरी के बहुत बहुत आभारी हैं। इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करें, 91 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के पोटेंशियल को किस तरह से आप देखते हैं? बहुत कुछ निश्चित तौर पे बदला है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में है वो या दूसरे हम पैरामीटर्स देखें। किस तरह से पोटेंशियल को आप देखते हैं इंडियन एयरफोर्स के? अगर आप भारतीय वायुसेना का इतिहास जानना चाहें तो 1932 से लेकर के ये भारतीय वायुसेना एक रिवॉल्यूशनरी फेज से गुजरी है और 1932 में इसकी नींव सिर्फ 4 वापती जहाज़ों, 19 सैनिकों और 6 अफसरों के साथ में रखी गई थी और वहाँ से आज की तारीख में हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। अगर हम देखें तो इसको कुछ फेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला फ़ेज़ है 1932 से लेकर के 1954 तक, क्योंकि 54 में हमारे पहले भारतीय वायु प्रमुख ने इसकी एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी ने इसकी कमान संभाली। उसके बाद 1955 से लेकर के 1970 का दूसरा फ़ेज़ है, जबकि हमने सबसे बड़े से बड़े आधुनिक जहाज़ों का इंडक्शन किया। मिग 21 इंडक्ट हुए इस समय। उसके बाद 70 से 90 तक हमने टोटल टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन किया और उसके चलते ही आज हम सबसे एक पोटेंट एयरफोर्स के रूप में उभर करके बाहर आए हैं। और पिछले साल जो सर्वे हुआ था उसमें भारतीय वायुसेना को सेकंड मोस्ट पोटेंट एयरफोर्स के रूप में आकलन किया गया था इसका, यूएसए के बाद में। वी वर अहेड ऑफ रशिया एंड चाइना। वाकई में जिस तरह की एक जर्नी आपने बताई 1932 से लेकर अब तक की, और किस तरह से बहुत बड़ा बदलाव हम देख पाते हैं और कैसे हम चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है विश्व की और सेकंड मोस्ट पोटेंशियल एयरफोर्स का तरह से कहे तो वो भी हमें मिल चुका है। डाउन द लाइन इन अनदर 8-9 years जब हम 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे इंडियन एयरफोर्स की, क्या तब्दीली तब आप देख रहे हैं और क्या बदलाव इंडियन एयरफोर्स में तब तक हमें देखने को मिलेगा? कहाँ पर होगी इंडियन एयरफोर्स? तकनीकी तौर पर हम और भी ज़्यादा उन्नत होंगे, आत्मनिर्भरता के रूप में हम और भी ज़्यादा सक्षम होकर के उभर करके वापस आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो उस समय हमारी इन्वेंट्री होगी, जो हमारे उपकरण होंगे, जो वायुयान होंगे, वो ज़्यादातर देश में निर्मित होंगे और उससे हमें उसके रखरखाव और उनके एक्सप्लॉयटेशन में भी ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत होगी। बिल्कुल। इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट्स की अगर हम बात करें तो किस तरह का काम इस वक्त चल रहा है और पिछले कुछ सालों में किस तरह से हमने अपने इंडिजीनियस या जो विमान हमने भारत में ही बनाए और वो शामिल हुए हों इंडियन एयरफोर्स में, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। देखिए, आज की तारीख में जो हमारे इन्वेंट्री में जहाज़ हैं, एक तेजस आपने सुना ही होगा, LCA, वो पूर्ण तरह से भारत में निर्मित जहाज़ है। उसके अलावा ALH है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, वो भी पूर्ण तरह से भारत में निर्मित है। भारतीय वायुसेना ने LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी इंडक्ट किया है, जो पूरी तरह से भारत में निर्मित है। इसके अलावा अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के रूप में काफ़ी समय से हम जहाज़ों को भारत में निर्मित करते आ रहे हैं। Su-30 MKI भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के माध्यम से HAL में पिछले 20 सालों से निर्मित किया जा रहा है। इस तरह से अगर उससे पहले भी ये देखा जाए तो मिग 21 भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बाद में हमने भारत में ही निर्मित किया था और उसके जो बाद के वेरिएंट आए थे उनका अपग्रेड भी पूरी तरह से भारत में किया गया था। सो हमारा उस समय शायद 100% आत्मनिर्भरता न रही होगी, बट काफ़ी हद तक हम उसमें भी सक्षम थे कि हम उसके जो प्रॉब्लम आते हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हम फेस करते हैं रूटीन मेंटेनेंस में, वी वर क्वाइट कैपेबल टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर दैट इंडिजिनसली। बिल्कुल। हम देख रहे हैं पिछले दिनों किस तरह से यूक्रेन रशिया के बीच जो जंग है वो जारी है और 1.5 साल हो चुका है और वो अभी भी जंग चल रही है। इससे क्या इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशंस पे किसी तरह का कोई असर पड़ा या पड़ता है इस तरह के जंग जब होते हैं? किसी भी जंग का फ़र्क हर देश पर पड़ता है। अगर आप देखें आज की तारीख में तो सिर्फ भारत ही नहीं है या भारतीय वायुसेना ही नहीं है जिसके ऊपर इस जंग का असर पड़ा है। आप किसी भी कंट्री को देख लें, अगर आप इन्फ्लेशन देखें किसी भी कंट्री में तो इन्फ्लेशंस जो हैं आसमान छू रहे हैं जी। ओके, सो इस तरह के जो भी मेजर वॉर हैं इनका हर पूरी इट्स अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, हर किसी के ऊपर इसका फ़र्क पड़ता है जी। और अगर हम सिर्फ भारतीय वायुसेना की बात करें तो हमारी एक मेजर इन्वेंट्री है जो रशिया और यूक्रेन के ओरिजिन की है। तो 100% हमको इस बात के ऊपर फ़र्क पड़ता है क्योंकि कुछ नीश टेक्नोलॉजीज़ जो हैं
जो अभी हमारे पास में नहीं है उनके लिए अभी भी हम रशिया और यूक्रेन के ऊपर डिपेंडेंट हैं। पर आपको ये भी विदित होगा कि 1990 में के दशक में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ जी। और रशिया और दूसरी कंट्रीज़ का जब उदय हुआ, उस समय भारतीय वायुसेना ने एक स्वदेशीकरण की नीति अपनाई और काफ़ी उपकरण उस समय से लेकर के अब तक हम उसको स्वदेशीकृत कर चुके हैं। इंडिजनाइजेशन के फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये ज्ञात होगा कि भारतीय वायुसेना जो है वो आत्मनिर्भरता की श्रेणी में तब से अग्रणी रही है और बाकी जो सर्विसेज हैं दे हैव बीन actually trying to emulate our example, and as on date nearly 70,000 plus components which we need for routine maintenance we have already indigenized. So we have traveled a long distance, and this particular conflict हम एक चैलेंज की तरह नहीं ले रहे हैं, हम इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहे हैं जहाँ पर हम अपने जो स्वदेशीकरण की जो ड्राइव है उसको और मजबूत कर सकें और उसमें और आगे तेज़ी से अग्रसित हो सकें। हमने देखा है किसी भी तरह की वॉर सिचुएशन हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो और हमारे देश के लोग अगर किसी और देश में फंसे हों तो सबसे पहले कोशिश होती है कि हम किसी तरह से उन्हें वापस ला पाएं। यूक्रेन रशिया वॉर में भी हमने देखा हमारे जो लोग वहां पर फंसे हुए थे या हमारे विद्यार्थी, हमारे स्टूडेंट्स जो वहां गए हुए थे, सबसे पहले दरकार थी कि हम उन्हें वापस लाएं। और डेफिनेटली जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, खासतौर पर इंडियन एयरफोर्स, एक अहम भूमिका निभाती है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? Indian Air Force has always been first responder for any such occasion. Right. HADR, as we call it, humanitarian assistance during disaster relief. For जो लोग वहाँ पर अटके हुए थे उनके लिए एक तरह का डिज़ास्टर ही था, बिल्कुल। जिनको पता ही नहीं था कि हम क्या करें, कैसे निकल पाएँ यहाँ से। So, आप किसी भी इवेंट को देख लीजिए, IAF has always been the first responder, whether it was evicting our people from Afghanistan, which was a war-torn zone at that given time when Taliban attacked. When Russia-Ukraine war happened, that time also we had got more than 1,000 passengers from there in our aircraft. Similarly, in the past also, when there were difficulties, even in case of earthquake in Turkey, we were the first responder. When it happened few years back in Pakistan, IAF was the first responder in terms of providing relief material and providing humanitarian assistance. So IAF has always been the first responder, and primarily क्योंकि हमारी स्पीड ज़्यादा है, हम जल्दी से पहुंच सकते हैं, इस कारण देश भी हमारी तरफ ऐसे चुनौतियों के समय सबसे पहले हमारी तरफ ही देखता है। और सिर्फ इंटरनेशनल वॉर या कॉन्फ्लिक्ट की ही बात नहीं है, हमारे देश में भी जब जब ज़रूरत पड़ती है, जब भी कोई डिज़ास्टर होता है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर, कोई प्राकृतिक आपदा होती है, दूसरी किसी तरह की सिचुएशन होती है, तो सबसे पहले बहुत आशा भरी नज़रों से हम हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स की बहुत अहम भूमिका इसमें रही है और ख़ासकर अगर मैं रीसेंट पास्ट की बात करूँ तो कई ऐसे मौके आए हैं, चाहे वो उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात हो, या कई ऐसे मौके हैं जब इंडियन एयरफोर्स वहाँ पर पहुँचती है रेस्क्यू के लिए। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, जहाँ कहीं भी आपने देखा होगा कि जब भूकंप पीड़ित क्षेत्र हैं वहाँ पर भी भारतीय वायुसेना ने सबसे पहले पहुँच करके राहत कैंप का स्थापित किए हैं। हमारी मेडिकल टीम भी साथ में जाती है जो जा कर के नेसेसरी असिस्टेंस और मेडिकल एड लोगों को पहुँचाती है। फ्लड हिट एरिया में जब राशन डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, एरियाज़ विच हैव गॉट इनंडेटेड, जहाँ पर किसी तरह का कोई भी माध्यम उपलब्ध नहीं है पहुँचने का, वहाँ पर वायुसेना ही एक ऐसा माध्यम है जो पहुँच करके सप्लाई कर सकती है, लोगों को वहाँ से निकाल सकती है। और सो जब भी किसी भी तरह की विपदा देश पर आई है, भारतीय वायुसेना हमेशा अग्रणी रही है इस उद्देश्य में कि और इस कर्तव्य के प्रति, जबकि वो जा कर के सबसे पहले रिलीफ पहुँचा सके। ये सवाल जब मैं आपसे पूछ रही हूँ और आप जिस तरह से इनके जवाब दे रहे हैं, वाकई में वो विजुअल्स मेरे आँखों के सामने घूम रहे हैं, मेरे जहन में बार बार आ रहे हैं जब हम टेलीविज़न के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से देखते हैं इस तरह के आपदाओं में किस तरह से हमारे आर्म्ड फोर्सेस, हमारी सेना, वायुसेना
किस तरह से मददगार साबित होती है और गूज बम्स इस वक्त मुझे आ रहे हैं। लेकिन इन सब बातचीत के बीच में अग्निवीरों के विषय को भी नहीं छोड़ना चाहूंगी, उस पर भी हम बात करना चाहेंगे, खास तौर पे इसलिए क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि हम सब बिल्कुल गर्व से भर जाते हैं और हमें लगता है कि कैसे हम जुड़ें और अपने देश के लिए कुछ कर सके। तो अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग इस वक्त चल रही है और बहुत जल्द वो फोर्स ज्वाइन करने वाले हैं। तो क्या उम्मीद उनसे आपकी है और किस तरह की चुनौतियां हैं, क्योंकि चुनौतियां भी निश्चित तौर पे होंगी ही, तो इसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, कोई भी आप नया काम करने जाते हैं तो कुछ चुनौतियाँ होती हैं, क्योंकि कुछ अनदेखे पहलू होते हैं। पर मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छी पहल है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक मौका मिलेगा कि भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकें। न सिर्फ भारतीय वायुसेना में बल्कि किसी भी सेना के अंग में शामिल हो सकें और अपनी सेवा देश को दे सकें। जो भी अग्निवीर वायु हो या अग्निवीर थल सेना में जाएं या नौसेना में जाएं, जो हैं फाइनली ओनली 25% उनमें से ऐसे होंगे जिनको हम रिटेन करेंगे और बाकी जो 75% हैं हम उनको इसलिए सक्षम बना करके भेजेंगे ताकि वो बाहर जा कर के अपनी जीविका स्वयं अर्जित कर सकें। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा एडवांटेज सोसाइटी को होगा कि उनको एक डिसिप्लिन्ड फोर्स मिलेगी, उनको एक ऐसे वर्क फोर्स मिलेगी जिसके पास में टैलेंट है, जिसके पास में कुछ कारगर है जो कुछ करने के लिए, और उससे भी सबसे पहले वो अनुशासित है। जो आप माने चाहे ना माने, लेकिन एक ये ऐसा पहलू है जो हमारे समाज में हमें हर जगह थोड़ा सा कचोटता है कि अगर थोड़ा बहुत अनुशासन अगर इस क्षेत्र में भी होता तो शायद हमारी स्थिति दूसरी होती। तो आई थिंक ये अग्निवीर की जो स्कीम है ये इस उद्देश्य में काफ़ी सफल होगी कि जब हम एक अनुशासित नागरिक को देश को वापस प्रस्तुत कर सकेंगे। अग्निवीरों की इस योजना की घोषणा जब हुई और तब से अब तक, क्योंकि एक तरह से पहला बैच अब तैयार हो रहा है, तो किस तरह का उत्साह आपको लोगों में देखने को मिला जो ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल तत्पर थे और अब अग्निवीर जवान के तौर पर हम सब के सामने आने वाले हैं? अगर मैं आपसे सच बताऊं तो रिस्पांस बहुत ही ओवरवेलमिंग था, क्योंकि हर 100 वैकेंसी के लिए कम से कम हमारे पास 10,000 एप्लीकेशन आई थी जी। और हमारे लिए भी चयन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पर वी हैव गॉन थ्रू दैट प्रोसेस एंड आई थिंक वी हैव सेलेक्टेड बेस्ट कैंडिडेट्स फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग एंड वी होप दैट दे विल प्रोवाइड अस द बेस्ट सर्विसेज नॉट ओनली टू इंडियन एयरफोर्स आफ्टर दे deliver their services to Indian Air Force and go back to the society. They will probably provide the equally good or even better services to the society as well. बिल्कुल यही उम्मीद हम भी कर रहे हैं हमारे अग्निवीरों से, और हमारे प्रदेश के भी कई ऐसे यूथ हैं जो अग्निवीर बनना चाहते हैं। इस वक्त शायद किसी वजह से वो चूक गए हों, लेकिन आने वाले समय में वो निश्चित तौर पे कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से वो इंडियन एयरफोर्स से जुड़ सके। उनके लिए कोई संदेश, कोई मैसेज, किस तरह से वो अपने आप को तैयार करें? ओनली थिंग दैट यू नीड टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स इज पैशन। अगर आप में पैशन है तो आप वेलकम है, एंड आई एम श्योर अगर आप में पैशन है तो कोई भी जो मुसीबत है आपके लिए बड़ी नहीं हो सकती। अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यही संदेश मैं उनको देना चाहता हूँ, और हम यही चाहते हैं कि जो पैशनेट लोग हैं वही आकर के भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करें, क्योंकि जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है यहाँ पर वो है सिर्फ पैशन। बिल्कुल, तो हमारे जो भी श्रोता सुन रहे हैं, ख़ास तौर पे जो युवा हैं, पैशन अगर आप में है इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का तो रास्ते आपके लिए खुले हैं। बिल्कुल। ऑपरेशंस का जिक्र हमेशा हम करते हैं जब भी हम किसी भी आर्म फोर्सेस की बात करते हैं, इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं, और ऑपरेशन पोटेंशियल में अगर मैं बात करूं मेंटेनेंस कमांड की, तो किस तरह की भूमिका होती है, क्या रोल होता है? जैसा कि नाम से ही विदित है, मेंटेनेंस कमांड जो है वो रख रखाव की जिम्मेदारी मेंटेनेंस कमांड के ऊपर है जी। और ज़्यादातर जो फ्लीट्स हैं जिनकी हम देखभाल करते हैं उनके लिए हम जब ज़रूरत पड़ती है तो हमारे जो विशिष्ट दल हैं वो जाकर के फॉरवर्ड एरियाज़ में जाकर के हमारी यूनिट से भी सहायता प्रस्तुत करते हैं। तो मेंटेनेंस कमांड की जो प्रमुख रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रख रखाव की है। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन ऑपरेशन इज़ बाय मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग द बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज एंड मेकिंग श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा असेट्स जो हैं वो आपके पास में जो हमारे जो लड़ाकू इकाइयाँ हैं उनके पास में अवेलेबल हो सके और उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। आर्म्ड फोर्सेस को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, थिएटराइजेशन का दौर है, और ऐसे में एचक्यू मेंटेनेंस कमांड किस तरह की भूमिका है और भूमिका में किस तरह से बदलाव आ रहा है?
देखिए, थिएटराइजेशन जो हो रहा है वो प्राइमरली ऑपरेशंस के लिए हो रहा है. जी. We want to bring in more jointness in terms of operation, which is the need of the hour. जैसा आपने खुद ही बोला, तकनीकी तौर से सारी सेनाएं जो हैं काफ़ी आगे बढ़ रही हैं और काफ़ी विकसित हो रही हैं, और इस टेक्नोलॉजी फ्यूजन का पूरा फ़ायदा हम तभी उठा सकेंगे जब हम सारे ऑपरेशंस जॉइंटली कर सकेंगे. सो थिएटराइजेशन जो हो रहा है वो तीनों सर्विसेज को जॉइंट ऑपरेशन के लिए करने के लिए हो रहा है. और मैं ये देखता हूँ कि भविष्य में मेंटेनेंस कमांड की जो योगदान है वो और बढ़ेगा, बिकॉज़ जो बाकी सर्विसेज हैं उनके असेट्स को भी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शायद मेंटेनेंस कमांड के ऊपर आए, और उनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी मेंटेनेंस कमांड के ऊपर आए. वी आर प्राइमरली अ फंक्शनल कमांड, वी आर नॉट एन ऑपरेशनल कमांड. सो रीस्ट्रक्चरिंग में एज ऑफ नाउ मेंटेनेंस कमांड का कुछ फेरबदल नहीं होने वाला है. लेकिन जो मैं जिम्मेदारी देखता हूँ भविष्य में, ज़्यादा जिम्मेदारियाँ मेंटेनेंस कमांड के ऊपर शायद आने वाली हैं, क्योंकि अगर जॉइंटनेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो बाकी सर्विसेज के भी जो कॉमन इक्विपमेंट हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेंटेनेंस कमांड के ऊपर आएगी. और उस संदर्भ में हो सकता है लिटिल रीस्ट्रक्चरिंग में टेक प्लेस विद पर्सनल फ्रॉम अदर सर्विसेज ऑल्सो ज्वाइनिंग इन मेंटेनेंस कमांड. इंडियन एयरफोर्स से जुड़े हुए काफ़ी अलग अलग विषयों पर हम बात कर रहे हैं. एयर शो पर हमने बात की, अग्निवीरों पर हमने बात की, बदलते दौर एडवांसमेंट पर हमने बात की, लेकिन वापस हम एयर शो की बात करना चाहेंगे. एयर शो जब भी होता है एक बहुत बड़ा उत्साह इस बात को लेकर भी होता है कि कौन से लड़ाकू विमान इस वक्त हमें आसमान में देखने को मिलेंगे. तो 26 से 30 सितंबर ये जो दिन है एयर शो के, खास तौर पर 30 सितंबर जब फाइनल एयर शो होगा, उससे पहले तो रिहर्सल्स होंगी, प्रैक्टिस होंगी, उसे भी लोग देखेंगे. तो किस तरह के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा? बताने को तो मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ, पर आपका रोमांच ख़त्म हो जाएगा. तो मेरे तो यही अनुरोध होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इसका मज़ा उठाएं, और इस रोमांचक प्रदर्शन को खुद आकर के आप देखें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा. शॉर्ट में मैं यही बताना चाहूँगा कि लगभग 50 एयरक्राफ्ट जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और 12 से 13 विविध प्रकार के जहाज़ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. हमारी आकाशगंगा की टीम भी है जो पैरा जंपिंग करेगी, ऊपर से फ्री फॉल का शो करेगी और आप सबको रोमांचित करेगी. बिल्कुल. और साथ ही साथ सूर्य किरण और सारंग दोनों टीमें अपने हुनर यहाँ पे प्रस्तुत करेंगी, जो वर्ल्ड की बेस्ट एयर डिस्प्ले टीम्स हैं. बिल्कुल. एंड आई एम श्योर दे विल एंथ्रैल यू विद देयर डिस्प्ले. तो जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं एयर शो की और किस तरह से भोपाल वासी तैयार हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उम्मीद तो आप भी भोपाल से, भोपाल वासियों से कर रहे होंगे. हम किस तरह से अपने शहर को, अपने आप को तैयार करें, आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, एयर शो जो है ये बहुत ही क्रिटिकल इवेंट है, और इसमें एक जो पहलू है एरोस्पेस सेफ्टी, जिससे सामान्य नागरिक आमतौर पर अवगत नहीं होते हैं. और एरोस्पेस सेफ्टी अफेक्ट होती है विद प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ बर्ड्स. अगर कोई भी बर्ड हिट जहाज़ में हो जाए तो वायुयान को बहुत गहरी क्षति पहुंचती है, और उसका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, यहाँ तक कि जान माल की भी हानि हो सकती है. तो मेरी भोपाल वासियों से सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि आगामी समय में वो कम से कम कचरा फैलाएं, ताकि कम से कम चिड़ियाएँ जो हैं वो आकर्षित हों, और जो लिटर अभी अगर आप कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल करें, ताकि बर्ड मेनास को कंट्रोल किया जा सके, और हमारे वायुयान जो प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं उसको सुरक्षित तरीके से पूरी तरह से निभा सकें. बिल्कुल. तो मुझे लगता है ये संदेश हमारे सभी लोगों तक पहुंच गया होगा, ख़ास तौर पर भोपाल वासियों तक, कि हमें अपने शहर को बिल्कुल स्वच्छ रखना है. ऐसे राजधानी के तौर पर भोपाल सबसे स्वच्छ राजधानी तो रहा ही है, लेकिन इस वक्त हमें ये साबित करना है कि एयर शो के लिए हम सबसे मुफीद शहर हैं, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम शहर को साफ़ रखें, स्वच्छ रखें, ख़ास तौर पर इस एयर शो के लिए भी. बहुत उम्मीद के साथ और बहुत उत्साह के साथ इंतज़ार कर रहे हैं 26 से 30 सितंबर का. और चलते चलते हमारे युवा, ख़ास तौर पर, ऐसे तो हमारे सभी श्रोताओं के लिए, लेकिन ख़ास तौर पर हमारे युवा, और जैसा शुरू में भी मैंने कहा कि कई सारे युवा हैं जो इंडियन एयरफोर्स से जुड़ना चाहते हैं, कई हैं जो जुड़े हैं, कई हैं जो किसी वजह से नहीं जुड़े. यहाँ पे मैं सिर्फ अग्निवीरों की बात नहीं कर रही, ओवरऑल इंडियन एयरफोर्स की बात कर रही हूँ. और
इस कार्यक्रम को बहुत उम्मीद के साथ वो सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर जो एक छुपी हुई उम्मीद थी उसको फिर से एक हवा ज़रूर लगी है और फिर से वो उत्साह के साथ भर गए हैं कि शायद अपने इस पैशन को साबित करने का एक और मौका हमें मिलेगा। तो किस तरह से वो अपने आप के तैयार करें, पैशन तो ज़रूरी है ही, लेकिन इसके अलावा भी क्या संदेश उन्हें आप देना चाहेंगे? और अगर वो न भी जुड़ पाएँ किसी भी वजह से इंडियन एयरफोर्स से, तो भी एक नागरिक के तौर पर वो अपने देश, अपने समाज को कुछ दे सके, इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? अगर चलते चलते ये संदेश आप हमारे युवाओं को खास तौर पर देना चाहें। देखिए, एयरफोर्स में सिर्फ अग्निवीर ही नहीं है, देयर और भी कई सारे एवेन्यूज़ हैं जिसके साथ द्वारा माध्यम से आप भारतीय वायुसेना ही नहीं बाकी सेनाओं से भी जुड़ सकते हैं जी। और अगर आप एक संदेश मुझसे युवाओं को देना चाहती हैं तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हर युवा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देश के निर्माण में योगदान करे, अनुशासित रहे और ये इंश्योर करे कि जो हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और जो भविष्य में जाकर के और लिमिटेड होने वाली हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई और एयर शो को लेकर तो हम सब उत्साहित हैं ही, लेकिन आने वाले समय में इंडियन एयर फोर्स को, हमारे दूसरे फोर्सेस को भी बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में हम देखना चाहेंगे और निश्चित तौर पे एक बेंचमार्क सेट किया है विश्व पटल पर, अगर हम कहें इंडियन एयर फोर्स ने और दूसरे जो हमारे आर्म्ड फोर्स हैं उन्होंने। और हम सब हर रोज़ बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन आप सब से ले रहे हैं, अपनी फोर्सेस से ले रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे देश दुनिया की नज़र 26 से 30 सितंबर तक जो होने वाला है, ख़ास तौर पर 30 सितंबर को जो एयर शो भोपाल में होने वाला है उस पर रहेगी और हम भोपाल वासी ये सुनिश्चित करने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम एक अच्छे मेहमान नवाजी करते हुए वहाँ पर ज़रूर एक मेज़बान की भूमिका हम निभाएं, उसमें कोई कमी न रह जाए, तो इसकी हम ज़रूर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संयुक्ता जी, धन्यवाद। तो आज सुर्खियों में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। सुर्खियों में